कभी सोचा है हमारे पैरों के नीचे क्या है? ये ऊंचे पहाड़, सपाट मैदान, ये सब कैसे बने? आज हम जरा गहराई में उतरते हैं, पृथ्वी की बनावट और उन ताकतों के समझने के लिए जो हमारी दुनिया को ये शक्ल देती हैं। हमारे सामने जीसी लियोंग की भूगोल की किताब का वो हिस्सा है जो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट, चट्टानों और जमीन के बड़े ढांचों की बात करता है। तो आज का मकसद है इस जानकारी के समंदर से मोती चुनना, वो बातें जो सबसे जरूरी और दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर झांकते हैं। अब अंदर जाकर देखना तो मुमकिन नहीं, तो हमें कैसे पता चलता है कि नीचे क्या चल रहा है? सही कहा, हम अंदर सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास सुराग हैं। जैसे ज्वालामुखी फटने से जो चीजें बाहर आती हैं, या भूकंप से जो तरंगे यानी सीस्मिक वेव्स निकलती हैं, और गहरी खुदाई के प्रोजेक्ट्स, इन सब से हमें अंदर की तस्वीर का अंदाजा लगता है। पृथ्वी की बनावट काफी कुछ प्याज की तरह है, मतलब कई परतें हैं। सबसे बाहरी पतली परत जिस पर हम रहते हैं वो है क्रस्ट या लिथोस्फीयर भी कहते हैं इसे। हाँ, लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और इसके नीचे? क्रस्ट के नीचे है मोटी परत, मैंटल, करीब 1800 मील मोटी। ये बहुत घनी चट्टानों से बनी है। और सबसे अंदर पृथ्वी का दिल, वो है कोर, जिसका दायरा लगभग 2160 मील है। कोर? हाँ, कोर या बैरिस्फीयर ये लोहा और निकल जैसे भारी तत्वों से बना है, इसीलिए इसे कभी कभी नीफे भी कहते हैं। नी निकल के लिए, एफी लोहे के लिए। बाप रे। और वहां अंदर तापमान और दबाव कैसा होगा? मतलब अंदाजा कुछ? अंदाजा है कि कोर का तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और दबाव तो जबरदस्त है। पहले सोचा जाता था कि कोर पूरी तरह पिघला हुआ होगा, लेकिन हाल की सिस्मिक स्टडीज इशारा करती हैं कि शायद अंदरूनी हिस्सा ठोस या क्रिस्टल जैसा हो। अच्छा, चलिए वापस क्रस्ट पर आते हैं, हमारी दुनिया। इसके बारे में क्या खास है? हाँ, तो ये जो क्रस्ट है, इसके भी दो मुख्य हिस्से समझे जाते हैं। एक ऊपरी हिस्सा जो हमारे महाद्वीप बनाता है, उसे सियाल कहते हैं। सियाल? हाँ, SIAL। ये सिलिका और एल्यूमिना से भरपूर ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से बना है। इसका औसत घनत्व करीब 2.7 है। ओके, सिलिका और एल्यूमिना। और दूसरा हिस्सा? और दूसरा निचला हिस्सा जो समुद्रों के नीचे का तल बनाता है, वो है सीमा। सीमा? SIMA? बिल्कुल, ये सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम वाली बेसाल्ट जैसी भारी, ज्यादा घनी चट्टानों से बना है। इसका घनत्व करीब 3.0 है। अच्छा, तो सियाल हल्का और सीमा भारी, इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा समझाएं। इसका मतलब ये हुआ, और ये काफी दिलचस्प है, कि हल्का सियाल मतलब महाद्वीप एक तरह से भारी सीमा यानी समुद्री तल के ऊपर तैर रहा है। वाह। हाँ, और ये क्रस्ट हर जगह एक जैसी मोटी नहीं है। समुद्र के नीचे ये सिर्फ 3-4 मील मोटी हो सकती है, तो महाद्वीपों के नीचे कहीं कहीं 30 मील तक भी। समझ गए। और इसी क्रस्ट पर पानी और हवा भी तो हैं, उनका क्या रोल है? बिल्कुल, क्रस्ट का बड़ा हिस्सा पानी से ढका है, महासागर, समुद्र। इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इसके ऊपर गैसों का घेरा है, हमारा एटमॉस्फेयर, जो करीब 15 मील या उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, तो ये क्रस्ट चट्टानों से बनी है, अलग अलग तरह की चट्टानें। इन्हें समझना क्यों जरूरी है? क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी चट्टान कहाँ है? बहुत फर्क पड़ता है। चट्टानों को समझना भूवैज्ञानिकों के लिए तो जरूरी है ही, भूगोल समझने वालों के लिए भी अहम है। चट्टानें ही तय करती हैं कि किसी जगह की जमीन कैसी दिखेगी, यानी भू आकृतियां कैसी होंगी। अच्छा। मिट्टी इन्हीं से बनती है, और मिट्टी तय करती है कि पेड़ पौधे कैसे उगेंगे और जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा। चट्टानें दिखने में, अपनी बनावट में, रंग में, पानी सोखने की क्षमता में और कटाव के सामने टिकने की ताकत में बहुत अलग अलग होती हैं। इनके बनने के तरीके के आधार पर हम इन्हें मोटे तौर पर 3 बड़े ग्रुप में बांटते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। पहला है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। नाम से लगता है आग से कुछ लेना देना है। बिल्कुल सही। आग्नेय मतलब आग से बनी हुई। ये तब बनती हैं जब पृथ्वी के अंदर की पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, ठंडा होकर जम जाती है। इनकी खास बात है कि ये अक्सर क्रिस्टल वाली होती हैं,
इनमें परतें नहीं होती जैसे अवसादी चट्टानों में होती हैं। परतें नहीं होती। हाँ, और जीवाश्म? हाँ, इनमें पेड़ पौधों या जानवरों के अंश यानी जीवाश्म फॉसिल्स भी नहीं मिलते। इन्हें भी हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर सिलिका ज्यादा है तो ये अम्लीय एसिडिक चट्टानें कहलाती हैं, जैसे ग्रेनाइट। ये कम घनी और हल्के रंग की होती हैं, ग्रेनाइट। हाँ, और अगर लोहा मैग्नीशियम जैसे तत्व ज्यादा है तो ये क्षारीय चट्टानें कहलाती हैं। ये ज्यादा घनी और गहरे रंग की होती हैं, जैसे बेसाल्ट। ओके, और ये बनती कहाँ है? जमीन के अंदर या बाहर या दोनों जगह? दोनों जगह। जो मैग्मा जमीन के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होके जमता है, उससे प्लूटोनिक या अंतर्वेधी चट्टानें बनती हैं। प्लूटोनिक। हाँ, धीरे ठंडा होने से इनके क्रिस्टल बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो। ये हमें तब दिखती हैं जब ऊपर की मिट्टी और चट्टानें कट जाती हैं। अच्छा, मतलब ये बाद में सतह पर आती हैं। सही। और जब यही पिघली चट्टान ज्वालामुखी से लावा बनकर बाहर आती है और सतह पर तेजी से ठंडी होती है, तो ज्वालामुखीय या बहिर्वेधी चट्टानें बनती हैं। तेजी से ठंडा होने के कारण इनके क्रिस्टल छोटे होते हैं, जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट। हाँ, भारतपात गत्तंग पठार या उत्तरी आयरलैंड का एंट्रम पठार इसी तरह के लावा से बने हैं। कभी कभी लावा दरारों में जम जाता है तो डाइक या सिल जैसी आकृतियां बनती हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये नाम सुने, ये तो काफी मजबूत पत्थर होते हैं ना? हाँ, ज्यादातर आग्नेय चट्टानें बहुत कठोर और टिकाऊ होती हैं। इसीलिए तो सड़क बनाने या बड़ी इमारतें और स्मारक बनाने में इनका खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हुई आग्नेय चट्टानें। हाँ। अब दूसरा प्रकार, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसाद मतलब जमा हुआ कुछ। इनमें क्या कहानी है? एकदम सही। अवसादी चट्टानें लंबे समय तक जमा हुए तरछट सेडिमेंट से बनती हैं। रेत, मिट्टी, कंकड़ या जीवों के अवशेष। अच्छा। जो पानी के नीचे या कभी-कभी हवा से एक जगह जमा होते जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये परतों में मिलती हैं, जैसे एक के ऊपर एक चादर बिछी हो। परतें, स्ट्रेटिफाइड। हाँ, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ये परतें कुछ इंच से लेकर कई फीट मोटी हो सकती हैं। ये तलछट नदियाँ, ग्लेशियर्स, हवा या समुद्री जीव ला सकते हैं। आग्नेय चट्टानों के उलट ये क्रिस्टलीय नहीं होती। क्रिस्टल नहीं होते? नहीं, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं। और अक्सर इनमें पेड़ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म, फॉसिल्स, यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाता है। मतलब इन चट्टानों में पृथ्वी के अतीत के पन्ने छिपे हो सकते हैं। ये कैसे कैसे बनती हैं? इनके भी प्रकार होंगे? हाँ, बिल्कुल। इनके बनने के तरीके और चीजों के आधार पर हम इन्हें 3 मुख्य तरह से देख सकते हैं। पहला, यांत्रिक रूप से बनी, मैकेनिकली फॉर्म्ड। ये तब बनती हैं जब पुरानी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े, रेत, कंकड़, मिट्टी कहीं जमा होकर दबाव और किसी सीमेंट जैसे पदार्थ से आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं मतलब? हाँ, सीमेंटेड हो जाते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, जो अक्सर ग्रेनाइट से निकले क्वार्ट्ज के कणों से बनता है। अगर मोटे गोल कंकड़ जुड़े तो कॉन्ग्लोमरेट। और अगर नुकीले टुकड़े जुड़े तो ब्रेशिया बनता है। बहुत बारीक मिट्टी जमने से चिकनी मिट्टी, क्ले, शेल या मडस्टोन बनते हैं। अच्छा। दूसरा, जैविक रूप से बनी, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ये पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अवशेषों से बनती हैं। जीवों के अवशेष जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन या चॉक, जो समुद्री जीवों के कैल्शियम वाले खोल या कंकाल से बनते हैं। ये कैल्शियम युक्त कैल्केरियस होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कोयला श्रृंखला की चट्टानें, कार्बोनेशियस रॉक्स। कोयला, हाँ, ये तो बहुत अहम है। बिल्कुल। ये करोड़ों साल पहले दलदलों या जंगलों में दबे पेड़ पौधों से बनता है। दबाव और गर्मी से ये पेड़ पौधे धीरे धीरे पीट, फिर लिग्नाइट और फिर कोल में बदल जाते हैं। इनका आर्थिक महत्व तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, रासायनिक रूप से बनी है, केमिकली फॉर्म्ड। ये तब बनती हैं जब पानी में घुले हुए खनिज पदार्थ जम जाते हैं, मतलब अवक्षेपित हो जाते हैं। पानी में घुले हुए कैसे? जैसे पानी के भाप बनने पर नमक का जमना। सेंधा नमक ऐसे ही बनता है, अक्सर समुद्रों या झीलों के सूखे तलों में। जिप्सम भी नमक की झीलों के वाष्पीकरण से बनता है, जैसे मृत सागर। पोटैश और नाइट्रेट्स भी इसी तरह बनते हैं। कमाल है। मतलब चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि बनने की प्रक्रिया की पूरी कहानी कहती हैं।
और तीसरा प्रकार है कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कायांतरित मतलब रूप बदलना। बिल्कुल, कायांतरण मतलब मेटामॉर्फोसिस यानी रूप बदल जाना। जब कोई भी पुरानी चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के संपर्क में आती है तो उसका रूप, रंग, बनावट सब बदल जाता है। अच्छा, मतलब पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, उसका मूल स्वरूप काफी बदल सकता है। ऐसा खासकर तब होता है जब जमीन के अंदर बड़ी हलचलें होती हैं, जैसे पहाड़ों के बनने के समय। इसकी कुछ उदाहरण है, जैसे कौन सी चट्टान किस में बदल जाती है, ये थोड़ा बताएंगे? हाँ, कई जाने पहचाने उदाहरण हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, क्ले, ज्यादा दबाव में स्लेट बन जाती है, जिसका इस्तेमाल पहले लिखने की पट्टी या छत बनाने में होता था। स्लेट, हाँ याद है। चूना पत्थर लाइमस्टोन गर्मी और दबाव से संगमरमर, मार्बल बन जाता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। मार्बल, ताजमहल वाला? हाँ, वही। बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है, जो बहुत कठोर होता है। ग्रेनाइट नीस बन सकता है। मीस, GNEISS। हाँ, नीस। और शेल शिस्ट में बदल सकता है। यहाँ तक कि कोयला भी अत्यधिक दबाव में ग्रेफाइट बन सकता है। कोयला ग्रेफाइट बन जाता है, वाओ। हाँ, तो ये हुई 3 तरह की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। अब जरा ये समझते हैं कि इन अलग-अलग चट्टानों का हमारी जमीन पर दिखने वाली आकृतियों यानी लैंडफॉर्म्स पर क्या असर पड़ता है। सीधा और गहरा असर पड़ता है। जमीन कैसी दिखेगी ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि नीचे कौन सी चट्टान है। कैसे? सीधी सी बात है, जो चट्टानें नरम होंगी, जैसे चिकनी मिट्टी या शेल, वो पानी, हवा, बर्फ से जल्दी कट जाएंगी, यानी उनका अपरदन इरोजन तेजी से होगा। और जो चट्टानें कठोर और प्रतिरोधी होंगी, जैसे ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट, वो ज्यादा समय तक टिकी रहेंगी और ऊंची जगहों बनाएंगी। कोई उदाहरण? हाँ, पश्चिम मलेशिया का उदाहरण लें तो वहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियां कठोर ग्रेनाइट से बनी है, इसलिए वो ऊंची हैं और उनकी ढलानें चिकनी, पहाड़ियां गोल है। लेकिन वहीं की सबसे ऊंची चोटी गुनुंग तहान और भी ज्यादा कठोर क्वार्टजाइट से बनी है, इसलिए वो और ज्यादा ऊंची है, जबकि नरम शैल और बलुआ पत्थर वाले इलाके निचले गोल पहाड़ियों वाले हैं। चूना पत्थर दिलचस्प है, वो घुलनशील है, लेकिन पानी सोख लेता है, इसलिए जल्दी कटता नहीं और खड़ी ढलान वाली पहाड़ियां बनाता है, जैसे इपोह के पास। अच्छा, तो चट्टान की प्रकृति तय करती है कि लैंडस्केप कैसा दिखेगा, लेकिन ये पहाड़, पठार, मैदान जैसी बड़ी बड़ी संरचनाएं बनती कैसे हैं? सिर्फ चट्टानों के धीरे धीरे कटने से तो नहीं बनती होंगी। सही सवाल है। ये बड़ी संरचनाएं मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में होने वाली जबरदस्त हलचलों से बनती हैं। हलचलें मतलब भूकंप जैसे? भूकंप तो इन हलचलों का एक नतीजा है। ये हलचलें बहुत बड़े पैमाने पर लाखों सालों तक चलती हैं। अपरदन के कारक जैसे नदी, हवा, बर्फ, वो तो बस इन बनी हुई संरचनाओं को तराशने और बदलने का काम करते हैं। धरती के इतिहास में अब तक कम से कम 9 बार बड़े पैमाने पर पर्वत निर्माण ओरोजिनी की घटनाएं हुई हैं। 9 बार? हाँ, पिछले कुछ 100 मिलियन सालों में 3 प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं। कैलेडोनियन लगभग 32 करोड़ साल पहले। 32 करोड़ साल? हाँ, इससे स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पुराने पहाड़ बने। फिर हर्सेनियन लगभग 24 करोड़ साल पहले, जिससे यूरोप के यूराल, पेनाइन और अमेरिका के एपलेशियन जैसे पहाड़ बने। और सबसे नई है अल्पाइन हलचल लगभग 3 करोड़ साल पहले। अल्पाइन मतलब आल्प्स पहाड़? हाँ, यूरोप के एल्प्स, एशिया के हिमालय, अमेरिका के रॉकीज और एंडीज, ये सब इसी अल्पाइन हलचल से बने सबसे नए पहाड़ हैं। इसीलिए ये इतने ऊंचे और भव्य दिखते हैं। और पुराने वाले? पुराने पहाड़ कैलेडोनियन, हर्सिनियन तो करोड़ों सालों में घिसकर काफी नीचे हो गए हैं। और ये नए पहाड़ भी घिस जाएंगे? मतलब हिमालय भी? बिल्कुल, ये भी लाखों सालों में घिस जाएंगे। इनका मलबा कहीं जमा होगा, जिससे नई अवसादी चट्टानें बनेंगी। और हो सकता है भविष्य में वही चट्टानें फिर किसी हलचल से ऊपर उठकर अगली पीढ़ी के पहाड़ बनाए। ये कभी न खत्म होने वाला चक्र है। ये तो गजब है, एक पूरा चक्र। तो ये पहाड़ जो बनते हैं, क्या ये सब एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग? नहीं, बनने के तरीके के आधार पर पहाड़ों के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। सबसे आम और महत्वपूर्ण है वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स मतलब मुड़े हुए? हाँ,
ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी पर दोनों तरफ से जबरदस्त दबाव पड़ता है। जैसे किसी मेजपोश को दोनों सिरों से दबाएं तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। अच्छा, मेजपोश की तरह। बिल्कुल, चट्टानों में भी ऐसे ही मोड़ या वलन पड़ जाते हैं। ऊपर उठी लहर को एंटीक्लाइन कहते हैं एंटीक्लाइन। और नीचे धसी घाटी को सिनक्लाइन कहते हैं। सिनक्लाइन। हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये सब विशाल वलित पर्वत हैं। इनमें बहुत जटिल मोड़ भी हो सकते हैं, ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, नैप। वाह, ये तो बहुत बड़े पैमाने की चीज है। हाँ, इन्हें उत्थान के पर्वत भी कहते हैं। इनमें अक्सर खनिज जैसे टिन, तांबा, सोना और पेट्रोलियम भी पाए जाते हैं। अच्छा, और दूसरा प्रकार? दूसरा प्रकार है भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स। हाँ, कभी कभी दबाव या खिंचाव से पपड़ी मुड़ने के बजाय टूट जाती है। इसे भ्रंशन कहते हैं। अगर दरारों, फॉल्ट्स के बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाए या अपनी जगह पर रहे और किनारे वाले हिस्से नीचे धंस जाएं, तो वो उठावा ब्लॉक एक ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट कहलाता है। हॉर्स्ट, HORST। हाँ, इनके किनारे अक्सर सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट या वोज़गेस इसके उदाहरण हैं। और अगर बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन का उल्टा है। दो दरारों के बीच की जमीन नीचे खिसक जाती है। अच्छा, रिफ्ट वैली। हाँ, इनकी दीवारें भी खड़ी होती हैं। दुनिया की सबसे मशहूर भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीका में है, जो हजारों मील लंबी है। हजारों मील, गजब। तीसरा प्रकार? तीसरा प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत या संचयन पर्वत। ये सीधे सीधे ज्वालामुखी के फटने से निकले लावा, राख, पत्थर वगैरह के एक जगह जमा होते जाने से बनते हैं। जैसे जैसे पदार्थ जमा होता है, एक शंकु जैसा पहाड़ बन जाता है। जापान का माउंट फूजी या इक्वेडोर का कोटोपैक्सी इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये परिप्रशांत मेखला में आम है। ओके, और चौथा? और चौथा प्रकार है अवशिष्ट पर्वत या अपर्दन पर्वत। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ? हाँ, ये सीधे किसी हलचल से नहीं बनते, बल्कि अपर्दन से बनते हैं। जब किसी ऊंची उठी जमीन का ज्यादातर हिस्सा कट जाता है, लेकिन कुछ कठोर चट्टानों वाले हिस्से बच जाते हैं, तो वो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। ये किसी पुराने पठार के कटने फटने से भी बन सकते हैं, जैसे स्कॉटलैंड या दक्कन के कुछ ऊंचे हिस्से। भारत के अरावली या विंध्य भी कुछ हद तक इसी श्रेणी में आते हैं। समझ गया। पहाड़ों के अलावा पठार भी होते हैं, जिन्हें टेबललैंड यानी मेज जैसी जमीन भी कहते हैं। ये क्या है और ये कैसे बनते हैं? पठार यानी प्लेटो, ये ऊंची उठी हुई जमीन होती है जिसका ऊपरी हिस्सा काफी हद तक सपाट या थोड़ा लहरदार होता है और किनारे आमतौर पर खड़ी ढलान वाले होते हैं। ये भी कई तरह से बनते हैं। विवर्तनिक पठार, टेक्टोनिक प्लेटोज, पृथ्वी की हलचलों से ऊपर उठी जमीन से बनते हैं, जैसे भारत का दक्कन पठार। दक्कन का पठार। हाँ, कुछ पठार पहाड़ों के बीच घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार जो हिमालय और कुनलुन पहाड़ों के बीच है। इन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं और ये दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े पठारों में से है। तिब्बत, हाँ, बहुत ऊंचा है। बिल्कुल। फिर है ज्वालामुखी पठार, वॉल्केनिक प्लेटोज। ये जमीन पर लावा के फैलकर ठंडा होने और परत दर परत जमने से बनते हैं, जैसे USA में कोलंबिया स्नेक पठार या हमारे दक्कन पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा। अच्छा। और जब कोई पठार नदियों या हवा से कट फट जाता है, उसकी सतह ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसे विच्छेदित पठार कहते हैं। नमी वाले इलाकों में नदियां गहरी घाटियां बना देती हैं, जैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स, और सूखे इलाकों में हवा और पानी मिलकर खड़ी दीवारों वाले मेसा और ब्यूट्स बना देते हैं, जिनके बीच गहरी कैनियंस होती हैं, जैसे अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में। मेसा और ब्यूट ये नाम सुने हैं फिल्मों में। पठारों का भी क्या कोई खास महत्व है, जैसे पहाड़ों का खनिजों के लिए था? हाँ, कई पठार खनिजों से भरपूर होते हैं। जैसे अफ्रीका के पठारों में सोना, हीरे, तांबा बहुत मिलता है। ब्राजील में लोहा, मैंगनीज, हमारे दक्कन में मैंगनीज, कोयला, लोहा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोना और लोहा। अरे वाह, तो पठार भी काफी महत्वपूर्ण है। और आखिर में आते हैं मैदान, प्लेन्स।
ये तो सीधी सादी सपाट जमीन लगती है। हाँ, मैदान आमतौर पर निचले, समतल या हल्के लहरदार इलाके होते हैं, समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ये अक्सर किसी भी देश की सबसे अच्छी जमीन होते हैं जहाँ खेती और आबादी सबसे ज्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ सिंधु गंगा का मैदान, मिस्र में नील नदी का मैदान, चीन में यांगत्सी का मैदान। हाँ, सबसे ज्यादा लोग मैदानों में ही रहते हैं। बिल्कुल। दुनिया के बड़े घास के मैदान जैसे रूसी स्टेपीज, अमेरिकन प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, ये भी मैदान ही है। इनके भी बनने के आधार पर मुख्य प्रकार है। पहला, संरचनात्मक मैदान, स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ये पृथ्वी की सतह के वो हिस्से हैं जो संरचनात्मक रूप से नीचे धंसे हुए हैं और ज्यादातर समतल ही रहे हैं, उनमें ज्यादा हलचल नहीं हुई, जैसे रूस का बड़ा मैदानी भाग या ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय निचले इलाके। ओके। दूसरा और सबसे आम है निक्षेपण मैदान, डिपोजिशनल प्लेन्स। निक्षेपण मतलब? जमाव। हाँ, जमाव से बने। ये नदियों, ग्लेशियरों, हवा या लहरों द्वारा लाए गए मलबे या तलछट के जमा होने से बनते हैं। इनकी उपजाऊ शक्ति इसी जमा हुए तलछट पर निर्भर करती है। अच्छा, तो इनके भी प्रकार होंगे? हाँ, कई हैं। जैसे नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़, अलुवियम से बने जलोढ़ मैदान, अलुवियल प्लेन्स, जिनमें बाढ़ के मैदान और डेल्टा शामिल हैं। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि मैदानों में से हैं। नील डेल्टा, गंगा डेल्टा, उत्तरी चीन का मैदान। ग्लेशियरों द्वारा जमा किए गए मलबे से हिमनदीय मैदान बनते हैं। ये रेतीले पथरीले हो सकते हैं जिन्हें आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं, जो अक्सर बंजर होते हैं, या फिर बोल्डर क्ले वाले टिल मैदान जो उपजाऊ होते हैं। ग्लेशियर भी मैदान बनाते हैं। हाँ, फिर तटों पर लहरों और हवा द्वारा जमा की गई रेत मिट्टी से तटीय मैदान बनते हैं, जैसे बेल्जियम या नीदरलैंड्स में। और हवा द्वारा उड़ाई गई बहुत बारीक धूल, जिसे लोएस कहते हैं, उसके जमने से लोएस मैदान बनते हैं। ये अक्सर बहुत उपजाऊ होते हैं, जैसे चीन या अर्जेंटीना के पंपास में। लोएस, ये तो काफी उपजाऊ होते हैं, सुना है। हाँ, अक्सर होते हैं। और तीसरा मुख्य प्रकार है अपरदनात्मक मैदान। अपर्दन से बने मैदान मतलब घिसकर बने। सही। ये तब बनते हैं जब अपर्दन के कारक जैसे नदी, हवा, बर्फ किसी ऊंची नीची जमीन को घिसकर लगभग समतल कर देते हैं। नमी वाले इलाकों में लाखों सालों में ऊंचे पहाड़ भी घिसकर निचले लहरदार मैदान बन जाते हैं, जिन्हें पेनी प्लेन्स कहते हैं, मतलब लगभग मैदान। पेनी प्लेन। हाँ, और शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में जहाँ हवा ज़्यादा प्रभावी होती है, वहाँ हवा धूल उड़ा ले जाती है और चट्टानों के टूटने से पहाड़ों के ढलान पीछे हटते जाते हैं। इससे एक धीरे ढलान वाला मैदान बनता है, जिसमें कहीं कहीं कठोर चट्टानों की अकेली खड़ी पहाड़ियाँ, इंसेलबर्ग्स, बची रह जाती हैं। ऐसे मैदानों को पेडी प्लेन कहते हैं। इंसेलबर्ग, वाह। तो ये सब मैदानों के प्रकार थे। वाह। तो हमने पृथ्वी के अंदर कोर से शुरू करके क्रस्ट, फिर चट्टानों के प्रकार, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और आखिर में पहाड़ों, पठारों और मैदानों तक का सफ़र तय किया। ये साफ है कि हमारी ज़मीन स्थिर नहीं है। अंदर की ताकतें इसे उठाती हैं, मोड़ती हैं, तोड़ती हैं, और बाहर की ताकतें, पानी, हवा, बर्फ, इसे लगातार काटती छांटती रहती हैं। एक निरंतर बनने और बिगड़ने का खेल। बिल्कुल। और ये सब सोचने पर मजबूर करता है ना? इन पहाड़ों पठारों को बनने और फिर घिसकर मैदान बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इस विशाल भूगर्भिक समय के पैमाने पर हमारे आसपास का ये परिदृश्य, जो हमें इतना स्थायी लगता है, और उस पर मानव इतिहास का इतना छोटा सा कालखंड, ये हमारे नजरिए को कैसे बदलता है, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।